जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कोई कल्पित कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक साधारण इंसान था जिसकी जिंदगी एक डायन के शाप ने हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप अकेले हैं तो लाइट जला लें और किसी को अपने साथ बुला लें, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं एक फोटोग्राफर के रूप में काम करता हूं और भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करता रहता हूं। मेरी विशेषता थी पुरानी हवेलियों, किलों और ऐतिहासिक स्थलों की फोटोग्राफी, जिसमें उनके रहस्यमय और अनकहे पहलुओं को उजागर करना शामिल था। मैं हमेशा से ही अनजाने स्थानों और उनके इतिहास से जुड़े रहस्यों में गहरी रुचि रखता था। ये बात करीब 2 साल पहले की है, जब मुझे राजस्थान के एक छोटे से गांव किशनगढ़ के पास एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। स्थानीय लोगों की माने तो वह हवेली 200 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी और वहां अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वहां एक डायन का बसेरा है जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन मैंने इन बातों को महज अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। मेरे दोस्त रोहित ने मुझे इस हवेली के बारे में बताया था। रोहित जयपुर में रहता था और उसके परिवार के कुछ सदस्य किशनगढ़ के आसपास रहते थे। देख विक्रम, मैं तुझे एक बात बता दूं, रोहित ने एक शाम फोन पर मुझसे कहा, वहां मत जा यार। मेरे चाचा जी कहते हैं कि वो हवेली अशुभ है। वहां कोई डायन रहती है जो लोगों को अपने जाल में फंसाती है। मैंने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। अरे यार, अब तो 2023 है, तू भी क्या बच्चों वाली बातें करता है। डायन वायन कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। ठीक है, तू नहीं मानता तो मत मान, लेकिन मेरी बात याद रखना, वहां किसी को अकेला नहीं जाना चाहिए, खासकर रात के समय। रोहित ने चेतावनी दी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अगले हफ्ते ही मैं अपना सामान बांधकर राजस्थान के लिए निकल पड़ा। जयपुर पहुंचकर मैंने रोहित से मुलाकात की और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। तू नहीं मानेगा, उसने हताशा से कहा। चल, मैं तुझे किशनगढ़ तक छोड़ आता हूं, लेकिन हवेली तक नहीं आऊंगा। हम दोनों अगले दिन सुबह सुबह जयपुर से किशनगढ़ के लिए निकल पड़े। राजस्थान की सुनसान सड़कों पर कार चलाते हुए हम दोनों पुरानी यादों में खो गए। स्कूल के दिन, कॉलेज की शरारतें और पहली नौकरी के अनुभव, सब कुछ हमने बातों ही बातों में याद किया। रोहित अक्सर हवेली के बारे में चेतावनी देता रहा, लेकिन मैंने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों इतना डरा हुआ है? मैंने पूछा। रोहित ने गहरी सांस ली और गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। विक्रम, तू जानता है मेरे चाचा जी का लड़का अरुण, वो पिछले साल एक अजीब हादसे में मारा गया था। हाँ, तूने बताया था, मैंने उत्तर दिया। वो भी इसी हवेली में गया था, अपने कुछ दोस्तों के साथ। बस वही एकमात्र व्यक्ति था जो वहां से जिंदा नहीं लौटा। उसके दोस्त कहते हैं कि रात के समय उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी थी जो अरुण को बुला रही थी, और फिर रोहित की आवाज कांपने लगी। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। यार, मैं समझता हूं तेरी चिंता, लेकिन हो सकता है वहां कोई जंगली जानवर हो या कोई और दुर्घटना हुई हो। डायन के पीछे औरत को दोष देना हमारे समाज की पुरानी बीमारी है। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर गाड़ी चलाता रहा। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद हम दोनों किशनगढ़ पहुंच गए। यह एक छोटा सा गांव था जो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पास स्थित था। गांव की सड़कें संकरी थीं और घरों की दीवारें पीली मिट्टी से बनी हुई थीं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां कुछ स्थानीय लोग बैठे हुए थे। रोहित ने मुझे एक छोटे से गेस्ट हाउस में छोड़ दिया जो गांव के मुख्य बाजार के पास था। देख, मैं कल सुबह तक रुक सकता हूं, उसके बाद मुझे जयपुर वापस जाना होगा, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ 2-3 दिन रहूंगा और फिर दिल्ली लौट जाऊंगा। हमने गेस्ट हाउस के मालिक शर्मा जी से बात की।
जो एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी थे। वे बहुत मिलनसार थे और स्थानीय इतिहास के बारे में काफी जानकारी रखते थे। बेटा, तुम किस हवेली के बारे में पूछ रहे हो? शर्मा जी ने चाय बनाते हुए पूछा। वो जो गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे है, राजा रंजीत सिंह की हवेली, मैंने उत्तर दिया। शर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जगह अच्छी नहीं है। क्यों शर्मा जी, क्या वहां कुछ खास है? मैंने उत्सुकता से पूछा। वे कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उस हवेली में एक आत्मा का वास है, एक डायन की आत्मा, जो राजा रंजीत सिंह की दूसरी पत्नी थी। कहते हैं कि राजा के मरने के बाद पहली रानी ने उसे डायन कहकर पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया था। रोहित ने मुझे देखकर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने कहा था ना। मैंने उस पर ध्यान न देते हुए शर्मा जी से और जानकारी मांगी। लेकिन शर्मा जी, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, अब वहां क्या है? बेटा, उस डायन की आत्मा अब भी वहां भटकती है। वह खूबसूरत दिखती है और अकेले यात्रियों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करके अपने जाल में फंसाती है। फिर उन्हें वे रुक गए। उन्हें क्या शर्मा जी? मैंने आगे पूछा। उनका जीवन चूस लेती है। कई लोग वहां गए और लौटे नहीं। जो लौटे वो पागल हो गए या फिर कुछ ही दिनों में मर गए। मैंने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, शर्मा जी, ये सब कहानियां हैं। मैं वहां सिर्फ फोटोग्राफी के लिए जाना चाहता हूं, दिन के उजाले में। शर्मा जी ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन मेरी एक सलाह मानो। वहां शाम होने से पहले वापस आ जाना, और हां, अकेले मत जाना। उस रात मैं और रोहित गेस्ट हाउस के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और आसमान में सितारे चमक रहे थे। दूर कहीं से एक सियार की आवाज आ रही थी, जो रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। विक्रम, एक बात पूछूं? रोहित ने धीरे से कहा। हाँ, पूछ। तू डरता नहीं है क्या? इतने लोग मना कर रहे हैं, फिर भी तू जाने पर अड़ा हुआ है। मैंने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा। डर तो लगता है यार, लेकिन सच्चाई जानने की उत्सुकता ज्यादा है। और सच कहूं तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। जानता हूं, रोहित ने कहा, लेकिन हिम्मत कर, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वहां से निकल जाएगा। वादा, मैंने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह मैंने अपना कैमरा और अन्य उपकरण तैयार किए। रोहित ने मुझे फिर से हवेली न जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल था। अंततः उसने हार मानकर मुझे अपनी बाइक दे दी। ले, इसे ले जा, और हां, फोन पर लोकेशन शेयर करते रहना, उसने चिंतित होकर कहा। ठीक है डैड, मैंने मजाक में कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। शर्मा जी ने मुझे हवेली तक पहुंचने का रास्ता समझाया था। गांव से निकलकर मुझे पश्चिम की ओर जाना था, जहां एक घने जंगल के किनारे वह हवेली थी। रास्ता काफी उबड़-खाबड़ था और कई जगह तो सिर्फ पगडंडी ही थी। मैं बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला, जो अपनी बकरियां चरा रहा था। मैंने उससे हवेली का रास्ता पूछा। बेटा, उधर क्यों जाना चाहते हो? उसने अपनी झुर्रियों भरे चेहरे से मुझे देखते हुए पूछा। बस थोड़ी फोटोग्राफी करनी है, मैंने उत्तर दिया। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, अगर जाना ही है तो इस तरफ से जाओ। उन्होंने एक पगडंडी की ओर इशारा किया, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। और हां, अगर कोई औरत दिखे जो अकेली हो और तुम्हें बुलाए तो उसकी तरफ देखना भी मत। मैंने उनकी बात सुनी और धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद मुझे दूर से एक बड़ी सी इमारत दिखाई दी। ये वही हवेली थी जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। हवेली राजस्थानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी।
बड़े बड़े झरोखे, नक्काशीदार दीवारें और विशाल प्रवेश द्वार, सब कुछ शानदार था। लेकिन समय के साथ यह जर्जर हो चुकी थी। कई जगह दीवारें टूट चुकी थीं और पूरी इमारत पर एक उदासी छाई हुई थी। मैंने अपनी बाइक एक पेड़ के नीचे पार्क की और कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। हवेली के चारों ओर एक छोटा सा प्राकृतिक बाग था जो अब जंगली घास से भर गया था। बीच बीच में कुछ पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवेली की ओर झुकी हुई थीं, जैसे उसे अपनी बाहों में समेटे हुए हों। मैं धीरे धीरे हवेली के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने उसकी फोटो खींच ली ताकि बाद में किसी से पूछ सकूं। प्रवेश करते ही एक विशाल आंगन था जिसके बीच में एक सूखा हुआ फव्वारा था। आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे जिनमें कभी नौकर चाकर रहते होंगे। मैंने धीरे धीरे हवेली का अन्वेषण करना शुरू किया, हर कमरे की तस्वीरें लेते हुए। हवेली के अंदर का माहौल अजीब सा था। बाहर धूप चमक रही थी लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। कुछ कमरों में पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं जिनमें राजा रंजीत सिंह और उनका परिवार दिखाई दे रहा था। एक तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसके बारे में मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा की दूसरी पत्नी होगी, जिसे डायन कहा जाता था। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें जैसे सीधे मुझे देख रही थीं। मैंने उस तस्वीर को करीब से देखा और उसकी कई फोटो खींची। धीरे धीरे मैं हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां राजा और रानी के निजी कक्ष थे। ये कमरे अधिक सजे हुए थे और उनमें अभी भी कुछ पुराने फर्नीचर मौजूद थे। एक कमरे में, जो शायद राजा का शयन कक्ष रहा होगा, एक बड़ा पलंग था जिस पर अब धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे जैसे दोपहर होती गई मैं अपनी फोटोग्राफी में व्यस्त रहा। मैंने हवेली के हर हिस्से की तस्वीरें लीं, झरोखे, दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर और यहाँ तक कि छत पर बने नक्शेकारी वाले पैटर्न्स भी। मेरा ध्यान एक विशेष कमरे की ओर गया जो हवेली के सबसे पिछले हिस्से में था। वह कमरा अन्य कमरों से अलग था। उसके दरवाजे पर कई ताले लगे हुए थे जो अब टूट चुके थे। मैं धीरे से उस कमरे में प्रवेश किया। कमरा अंदर से पूरी तरह अंधेरा था क्योंकि उसकी खिड़कियां बाहर से बंद थीं। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और आसपास देखा। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक पलंग और एक आईना था। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान खींच गई वह थी दीवार पर अजीब अजीब चिन्ह और मंत्र जो लाल रंग से लिखे हुए थे। मैंने करीब जाकर देखा तो पाया कि वह लाल रंग दरअसल सूखा हुआ खून था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से कई फोटो खींची और उस कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। विक्रम। मैं चौंक गया। यह आवाज बहुत मधुर थी, एक महिला की आवाज जो मानो हवा में तैर रही हो। मैंने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, मैंने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी जोर से। विक्रम, इधर आओ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना कैमरा संभाला और जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी घड़ी देखी, शाम के 4 बज रहे थे। अभी भी बाहर धूप थी लेकिन हवेली के अंदर जैसे अंधेरा छा रहा था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी आहट मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई साड़ी पहने हुए चल रहा हो और उसका पल्लू जमीन पर रगड़ खा रहा हो। मैं जल्दी से नीचे पहुंचा और बाहर की ओर बढ़ने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि हवेली का प्रवेश द्वार जो मैंने खुला छोड़ा था अब बंद था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया लेकिन वह नहीं खुला। कौन है वहां? मैंने जोर से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे को
और जोर से धक्का देने लगा और अचानक वह खुल गया। मैं जल्दी से बाहर निकला और गहरी सांस ली। बाहर अभी भी धूप थी, लेकिन सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। मुझे लगा कि मुझे अब वापस लौटना चाहिए। मैंने एक बार फिर हवेली की ओर देखा। उसकी खिड़कियां अब काली लग रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी, विक्रम, अभी मत जाओ। मैंने अपनी बाइक की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैं बाइक तक पहुंचा मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे ताजे फूलों की खुशबू। और फिर मैंने देखा एक महिला लाल रंग की साड़ी पहने हवेली के प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि वहां कोई हवा नहीं थी। मैंने याद किया कि बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा था, अगर कोई औरत दिखे जो अकेली हो और तुम्हें बुलाए तो उसकी तरफ देखना भी मत। लेकिन मैं अपनी आंखें उस औरत से हटा नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें मानो मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया, बिना पीछे मुड़े। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे वह मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। रात के करीब 2 बजे मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, विक्रम। मैं चौंक कर उठा और चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते विक्रम, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरे हो? मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम सिर्फ मेरे दिमाग की उपज हो। उस पर एक हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे दूर होती गई। अगली सुबह हम जल्दी उठे और दिल्ली के लिए निकल पड़े। शर्मा जी ने हमें विदा किया और एक बार फिर चेतावनी दी कि मैं सावधान रहूं। रास्ते में रोहित और मैं चुपचाप बैठे थे। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि क्या यह सब सच में हो रहा था या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। जैसे जैसे हम दिल्ली के करीब पहुंचे मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद वह डायन सिर्फ उस हवेली तक ही सीमित थी और अब मैं उससे दूर जा रहा था। लेकिन मेरी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। करीब शाम 7 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। रोहित ने मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया और वादा किया कि कल फिर मिलेंगे। मैं अपने फ्लैट में गया, जो दिल्ली के सफदरजंग इलाके में था। यह एक छोटा सा फ्लैट था जिसे मैं अकेला ही शेयर करता था। मैं काफी थक गया था, इसलिए जल्दी से नहाया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। रात के समय मैंने महसूस किया कि कमरा अचानक ठंडा हो गया था। मैंने अपने ऊपर की चादर खींची, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी। फिर मैंने सुना, विक्रम। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह आवाज यहां कैसे पहुंची? क्या वह डायन मेरे पीछे दिल्ली तक आ गई थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें